नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। कहा, एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कोरोना काल में भी कुपोषण के खिलाफ लड़ाई दिखाती है खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता। लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र तय करने पर सरकार जल्द लेगी फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की बेटियों को भरोसा। कहा, समिति की रिपोर्ट आते ही सरकार करेगी कार्रवाई। कोविड-19 पर काबू पाने के लिए केंद्र ने 5 राज्यों में भेजे उच्च स्तरीय दल। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। डिजिटल माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम पूरा। लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी की 53 उम्मीदवारों की सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राज्य में 12 रैलियां। और एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्र को सुरक्षित रखने में एनएसजी के प्रयासों पर देश को गर्व। मानेसर में मुख्य समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि FAO ने भारत समेत पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन बढ़ाने, भुखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन FAO के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही 8 फसलों की हाल ही में विकसित 17 किस्म राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के किसान हमारे अन्नदाता, कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक मजबूत आधार हैं। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। FAO के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश में नए सिरे से प्रयास शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि एक ओर बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर साफ सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के उत्पादन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। साथियों, बीते कुछ महीनों में पूरे विश्व में कोरोना संकट के दौरान भूखमरी, कुपोषण को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स अपनी चिंताएं जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इन चिंताओं के बीच भारत पिछले 7-8 महीनों से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान भारत ने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न गरीबों को मुफ्त बांटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से बेहतर व्यवस्था के साथ प्रबंधन हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बेहद जरूरी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हाल में जो 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि छोटे किसानों को ताकत देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओस का एक बड़ा नेटवर्क देश भर में तैयार किया जा रहा है। साथ ही गांवों में सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन कैपेसिटी तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। रविंद्र सिंह श्योराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मौके पर देश की बेटियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात बेटों से भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा जो है वो चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों से भूख और कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने देश के किसानों और उनके श्रम को नमन किया है। अपने ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोग घरों में भोजन की बर्बादी को कम करके अपना योगदान दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से और विशेष तौर पर युवाओं से पौष्टिक आहार की आदतें अपनाने और जंक फूड छोड़ने का आग्रह भी किया। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि महामारी के इस दौर में सरकार के साथ समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं ने भी मिलकर दुर्बल वर्गों और प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज से यही अपेक्षित भी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ पौष्टिकता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि ऋतुओं के अनुकूल स्थानीय अनाज से निर्मित पारंपरिक भारतीय भोजन शैली को अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय टीमों को भेजा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन राज्यों में हाल के दिनों में नए कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि होने की सूचना मिली। राज्यों में भेजे गए प्रत्येक केंद्रीय दल में संबंधित राज्य के संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, राज्य की ओर से अपनाई जा रही रोकथाम प्रक्रियाओं और प्रबंधन की देखभाल के लिए विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। ये दल पॉजिटिव मामलों के कंटेनमेंट, निगरानी, परीक्षण, संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण उपाय और कुशल प्रबंधन को मजबूत बनाने में राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करेंगे। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 87.56% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 और जन स्वास्थ्य जवाबदेही के लिए उच्च स्तरीय कार्यनीति जो है वो अपनाई है। मंत्रालय ने यह कहा है कि परीक्षण, संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने
उपचार करने और तकनीक के इस्तेमाल से महामारी से निपटने में उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के औसत मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 5 हफ्ते में संक्रमित मरीजों की तादाद हर रोज कम हो रही है। एक महीने पहले कोविड के करीब 90,000 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 63,371 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 8,04,528 पर आ गई है, जो कुल मामलों का 10.9% ही है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी भी जारी है। ये सक्रिय मामलों की संख्या का 8 गुना अधिक होकर 87.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 70,338 रोगियों ने कोरोना को मात दी है। इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ हुए कुल मरीजों की संख्या 64,53,779 हो गई है। भारत कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर है। कोरोना से जान गंवाने की बात करें तो भारत विश्व में प्रति 10 लाख आबादी में सबसे कम मौतों वाला देश है। पिछले 14 दिनों के दौरान औसतन 1100 से भी कम मौतें हुई हैं। इनमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से भी कम मौत हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 895 मौतें होने के साथ वर्तमान मृत्यु दर 1.52% है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी के मद्देनजर संस्कृति मंत्रालय ने डिजिटल माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने उन कलाकारों, संगठनों को वर्चुअल तरीके से अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके लिए कला संस्कृति विकास योजना के तहत पहले से ही अनुदान मंजूर किया जा चुका है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कलाकार और संगठन पहले की तरह वर्चुअल तरीकों से कार्यक्रमों का मंचन करने में सक्षम नहीं होने के बावजूद योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे मौजूदा संकट से निपटने के लिए उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। अपने ट्वीट में गुलाम नबी आजाद ने बताया कि वो कोविड-19 जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और वे होम क्वारंटीन में हैं। गुलाम नबी आजाद ने उन सभी लोगों से खुद का ध्यान रखने और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जो पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए थे। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में आई कमी की वजह से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी की भरपाई का विकल्प निकाल लिया गया है। इस विकल्प के तहत केंद्र सरकार राज्यों की तरफ से 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। इस राशि को केंद्र राज्यों को जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस रिलीज के बदले में कर्ज के रूप में देगा। ये कर्ज एक मुश्त नहीं बल्कि एक के बाद एक दिया जाएगा। इससे केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यों के लिए यह रकम उनकी पूंजी प्राप्तियों यानी कि कैपिटल रिसीट्स उनके संबंधित वित्तीय घाटे की फाइनेंसिंग के हिस्से के तौर पर प्रदर्शित होगी। इस व्यवस्था से राज्यों को अलग अलग जाकर अलग अलग दर पर कर्ज नहीं लेना होगा। साथ ही कर्ज पर नजर रखने और चुकाने की प्रक्रिया भी आसान होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज वर्चुअल तरीके से 1411 किलोमीटर की लंबाई वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें विजयवाड़ा का कनक दुर्गा फ्लाईओवर भी शामिल है। इस परियोजना पर करीब 15,592 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश को सेतु भारतम योजना के तहत 28 रोड ओवर ब्रिज प्राप्त होने वाले हैं। इनमें से 2 रोड ओवर ब्रिज राज्यों को सौंप दिया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से जहां लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कुछ जगहों पर यात्रा का समय घट जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। Today we are marching ahead
for the development of new infrastructure in Andhra Pradesh. The total NH in Andhra Pradesh was 4,193 km. Now till May 2020 it comes to 6,860 km. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार के वित्त पोषित प्रतिष्ठित आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम यानी कि एपीएफपी के लिए चुने गए छात्रों के पहले बैच को संबोधित किया। आसियान छात्रों का स्वागत करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान संबंध दोनों क्षेत्रों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होंगे। उन्होंने कहा, आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम संस्कृति, वाणिज्य और कनेक्टिविटी में हमारे संबंधों को और मजबूत करेगा। एपीएफपी भारत और आसियान के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में तालमेल के लिए कई दरवाजे खोलेगा और उनके द्वारा किए गए शोध और आविष्कारों का उपयोग दुनिया भर में मानव जाति की बेहतरी के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसियान के सदस्य देशों के छात्रों को आईआईटी में अध्ययन करने का मौका मिला है, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संस्थानों में से एक है। इस फेलोशिप की मदद से आसियान देशों के 1000 छात्र हमारे विश्व प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटीज में पीएचडी कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आसियान देशों के आने वाले छात्रों को हमारे देश, हमारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा भारतीय बच्चों की तरह शिक्षा अर्जन का प्रवेश प्राप्त होगा। पीएचडी पूर्ण करने आसियान पीएचडी फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा 25 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आसियान देशों के सभी 10 सदस्यों की मौजूदगी में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत आसियान देशों के छात्रों को 1000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। और इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में एनडीए की 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली 23 अक्टूबर को सासाराम में होगी और उसी दिन वो गया और भागलपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में प्रधानमंत्री की रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में चुनावी रैली का कार्यक्रम है। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन की ओर से जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुसार लोगों को बुलाया जाएगा। रैली में सैनिटाइजर की व्यवस्था पार्टी की ओर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी उसके आसपास के 20 विधानसभा क्षेत्र में एलईडी लगाकर उनकी सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये भी तय हुआ है कि जहां एक मैदान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा होगी वहीं उसके आसपास की 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एलईडी स्क्रीन्स लगाकर प्रधानमंत्री जी की सभा को सभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, बीजेपी का, जदयू का, हम का या वीआईपी का जो उम्मीदवार होगा, एक ग्राउंड पर वे स्वयं उपस्थित रहेंगे और पूरी सभा करेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री जी का भाषण ये रिले किया जाएगा।
इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि विपक्षी गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों की कल बैठक हुई है। बिहार चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ने 243 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर सीट से टिकट दिया है, जबकि वरिष्ठ नेता शरद यादव की बेटी मधेपुरा जिले के बिहारीगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। इस दौर में 17 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। दूसरे चरण में जिन जिलों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें चुनाव पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पटना और नालंदा जिले शामिल हैं। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर और तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। तीनों चरणों के वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। दस राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। उपचुनाव के लिए सभी सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा 28 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, जबकि झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और नागालैंड की 2-2 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर भी 3 नवंबर को मतदान होगा। भारी बारिश की वजह से 4 राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सैकड़ों घर डूब गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। कई शहर जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक बाढ़ से करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राहत कार्य के लिए तुरंत 1,350 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र के 3 जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। सोलापुर, संगली और पुणे में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से स्थिति चिंताजनक हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मौजूदा हालात पर नजर है। बोर्ड के चेयरमैन शिवदास मीना ने कहा कि 50 टीमों के जरिए प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की जांच की जा रही है। इसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस साल हमने इन टीम्स को 28 फरवरी तक का समय दिया है, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगभग 5 महीने तक पूरा जाएंगे, हॉटस्पॉट्स को कवर करेंगे और देन एंड देयर समीर ऐप पे अपनी कंप्लेंट्स अपडेट करेंगे एंड एजेंसी के साथ में हम लगातार उसका कोऑर्डिनेट करेंगे। इस साल हमने और एक चीज़ की है कि जैसे पहले कंप्लेंट्स वगैरह पहले आती थी हमारी, तो वो कंप्लेंट्स पहले हम समीर ऐप पे डाल दी, लेकिन एजेंसीज अटेंड कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए अब हमने इस बार हम उसमें जो है एक एस्केलेशन प्रोविजन लाने वाले हैं कि अगर जैसे एक
गिवन टाइम में कोई कंप्लेन रिड्रेस नहीं होती तो वो हायर अप को एस्केलेट की जाए। तो ये सारे मेजर्स दिए गए हैं। अब शारदीय नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है। शक्ति, साधना और सिद्धि के इस पर्व का श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। शनिवार को घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना से नवरात्र की शुरुआत होगी, जो अगले 9 दिन तक विधि विधान से संपन्न की जाएगी। इस मौके पर भक्त उपवास से लेकर मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा उपासना करते हैं। शारदीय नवरात्र का समापन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के साथ पूरा होगा। नवरात्र के साथ ही विभिन्न शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। कोरोना के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए सभी मंदिरों में नवरात्र पूरी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक मनाए जाएंगे। इस मौके पर मंदिरों की ओर से सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। दुनिया की सबसे घातक कमांडो फोर्स में से एक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का आज 36वां स्थापना दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एनएसजी के जवानों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध एनएसजी ने सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के वचन का साहस, संकल्प और निष्ठा के साथ निर्वहन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत के सुरक्षा तंत्र में एनएसजी की भूमिका अहम है। देश की सुरक्षा में इसके योगदान पर देश को नाज है। एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के मानेसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, लेकिन अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है तो फिर देश निर्णायक तरीके से उन्हें नाकाम करने के लिए उचित कदम उठाने में सक्षम है। भारत अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक ही परिवार है। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता तो हम निर्णायक रूप से उचित कार्रवाई करने में भी सक्षम है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण संबंधी घटनाओं में इसके जवान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग करते हैं। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का उपयोग किया जाता है। ब्लैक कैट के नाम से मशहूर एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। आओ मैं हाथ पकड़ता हूं, चाहो तो चांद पे चढ़ जाओ। जब चांद में जाना तिलक लगाना, जब चांद में जाना तिलक लगाना, 3 रंग का एक निशान। हम हैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।